हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों आज जो है हमें परागण के बारे में जानना है। पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि जो पॉलिनेशन होता है, परागण जो होता है, इस परागण को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो परागण को सबसे पहले थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कहने का मतलब जो वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है परागण को देखा था। तो ध्यान दीजिएगा, परागण को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। कई बार ये प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछा गया है, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि परागण को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो परागण को सबसे पहले जो है महान वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने देखा था। अब एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जा रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा, समझना। यहाँ पे परागण जो होता है किस तरीके के पौधों में पाया जाता है, पॉलिनेशन जो होता है किस तरीके के पौधों में परागण पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आइक्लर नामक वैज्ञानिक ने जो है पादपों को दो भागों में बांटा था, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। तो कहने का मतलब जो फिनेरोगेम्स होता है, फिनेरोगेम्स में कहीं ना कहीं आवृत बीजी और अनावृत बीजी पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं। तो अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों में परागण पाया जाता है, अर्थात आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों में परागण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी और जो है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, दूसरा क्या है आवृत बीजी। तो ध्यान दीजिएगा, अनावृत और आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, इन दोनों पौधों में परागण पाया जाता है। लेकिन बच्चों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके के पौधों में परागण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो परागकण होते हैं वो मुख्यतः नहीं बनते हैं, और जब परागकण नहीं बनेंगे तो परागण होना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि परागकण को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो परागकण अर्थात पॉलिनेशन को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है थियोफ्रेस्टस। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि परागण किस तरीके के पौधों में पाया जाता है। तो परागण जो है अनावृत और आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। समझना बेटा बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, जो विद्यार्थी होते हैं, देखो विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी को हम विद्यार्थी तो समझते हैं, लेकिन विद्यार्थी को विद्यार्थी समझने से ज़्यादा हम जो है विद्यार्थी को उनके माँ बाप की उम्मीद समझते हैं। क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों से उम्मीद लगा कर बैठा है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, क्योंकि वो एक एक मेहनत करके, खून पसीने की मेहनत कमाई से जो उसको पैसा मिलता है, उस पैसे से वो आपको पढ़ाता है। तो आप लोग क्या है, उम्मीद हैं। तो प्लीज़ जो है हमें उम्मीद से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए। समझना ज़रा, किसी ने कहा है कि बायोलॉजी जो है एक रटने वाला सब्जेक्ट है, बल्कि बायोलॉजी रटने वाला नहीं, ये भी एक समझने वाला सब्जेक्ट है। कहते नहीं कि दोष देना किसी को महापाप है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, दोष देना किसी को महापाप है। किसी ने सच कहा है कि दूसरों पे ना उंगलियां उठाया करो, खर्च करने के पहले कुछ कमाया करो, और बारिशों में ना पतंगे उड़ाया करो। तो ध्यान दीजिए बेटा, मैंने क्या बताया कि परागण जो होता है, परागण अनावृत और आवृत बीजी दोनों में पाया जाता है। अब हमें समझना है कि परागण होता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, परागण को जानने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक आपके सामने पेश हो रहा है। इस मैजिक को बेटा ध्यान दीजिएगा कि आखिर परागण होता क्या है। मान लीजिए ये आपके सामने जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र। बहुत ही सरल शब्दों में बस केवल आपको ध्यान देना है। ये जो है वर्तिकाग्र, और ये जो मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं क्या, अंडाशय। ये अंडाशय है और ये क्या है, वर्तिका है। इसको बोलते हैं ये वर्तिका है। आप ध्यान दीजिएगा, और ये जो हमारा है ये क्या है, पुष्पासन है। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। कहने का मतलब यहाँ से जो ये
ये संरचना जो हमको नज़र आ रही है, इस संरचना को बोलते, इस पूरी संरचना को बोलते हैं पुंकेसर। इस पूरी संरचना को कहते हैं पुंकेसर। और ध्यान दीजिएगा, ये मेन इसको बोलते हैं पराग कोश। इसको क्या बोलते हैं? पराग कोश। तो कहने का मतलब परागण बहुत ही आसान है, समझिए बेटा, बिल्कुल आसान है। पराग कोश का जब स्फुटन होता है, यानी कि पराग कोश के स्फुटन के समय परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। बहुत ही आसान, एक बिल्कुल आसान मैजिक, बिल्कुल ध्यान दीजिए बेटा। ये हमारा पराग कोश है और इस पराग कोश से जो है ये पराग कण कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र तक पहुँचे। यानी कि पराग कोश से पराग कोश, ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का पहुँचना, यानी पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का पहुँचना ही परागण कहलाता है। तो पराग कोश से पराग कणों का पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, परागण कहलाता है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में, परागण किसे कहते हैं समझाइए। तो परागण का मीनिंग होता है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, या पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। अब हमें जानना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगला मीनिंग आपके सामने पेश हो रहा है कि परागण को कितने भागों में बांटा गया है। आई मीन्स टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कहने का मतलब है परागण जो है 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा स्वपरागण है, ये स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। दूसरा जो है परपरागण। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण जो है इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमें जानना कि स्वपरागण किसे कहते हैं। मान लीजिए ये एक पौधा है और इस पौधे में ये एक क्या है? पुष्प है। ध्यान देना है आपको, बहुत ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देना है बेटा, स्वपरागण के बारे में हमें जानना है कि आखिर स्वपरागण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये पौधा है और इससे ये जो ये हैं, इसको पुष्प, इसको क्या बोल रहे हैं हम? पुष्प। तो ध्यान दीजिएगा, ये पौधा है और ये आपके सामने ये पत्तियां देखो, ये आपके सामने जो है पर्ण हैं, पत्तियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से एक पौधा है। इस पौधे में जो है ये पुष्प है। इसको क्या मैंने बताया? पुष्प। ये जो है पुष्प है। अब हमें जानना है कि स्वपरागण किसे कहते हैं। जब एक ही पुष्प के अंदर परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं।
एक ही पुष्प के, ये एक पौधा है और इस पौधे के इस पुष्प के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं स्वपरागण। कहने का मतलब इस पुष्प के अंदर जो है वर्तिकाग्र है, इस पुष्प के अंदर परागकोश है, तो इसी पुष्प के अंदर जो परागकोश से जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुँचे और इस पहुँचने की ही प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। कहने का मतलब है इस पुष्प के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्वपरागण और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण का मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं है बेटा। दूसरे स्टेप में हम इसको इस तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे मान लो ये एक पौधा है और इस पौधे में मैं एक इस तरीके से एक पुष्प बना रहा हूं मैं। ध्यान देना जरा, ये वर्तिकाग्र है और ये यहाँ पर जो है पराग कोश। अब इस पराग कोश से एक पुष्प है, यहाँ पर जो पुष्प दिखाएगा कितना पुष्प है, एक पौधा है और एक पुष्प है। इसी पुष्प के अंदर जो है ये वर्तिकाग्र है, ये पराग कोश और इससे निकल करके ये क्या आए, परागकण। तो जब इसी पुष्प के अंदर जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के पास परागकण पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। समझ में आया कि नहीं है बेटा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब हमें जानना है कि पर परागण किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान आपको ये पर परागण भी लगेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा कि पर परागण किसे कहते हैं, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें जानना है पर परागण कि पर परागण भैया क्या होता है, बहुत ही आसान है। पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण में बच्चों एक पौधा ये है और दूसरा पौधा ये है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पौधा मैंने बताया कि ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि पर परागण किसे कहते हैं, समझाइए। पर परागण को समझाइए, पर परागण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना है इसको कि पर परागण जो है किसे कहते हैं। ये जो हमारा है ये पुष्प है, ये क्या है बेटा, ये जो है ये पुष्प हैं। एक प्लांट हमारा ये है और जो है दूसरा प्लांट हमारा ये है। तो यहाँ पर ये जो है ये पुष्प है, इनको मैंने क्या बताया, ये पुष्प है। तो ध्यान दीजिएगा, दो पौधे, तो हमें जानना क्या है, पर परागण। पर परागण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पौधे को हम देते हैं नाम ए, इस पौधे को नाम देते ए और इस वाले पौधे को हम नाम देते हैं बी। बहुत ही आसान है पर परागण। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब ए पुष्प के जब ए पौधे के पुष्प का परागकण बी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है, यानी कि ए पौधे के पुष्प का परागकण बी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को हम पर परागण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो इस पौधे से जो परागकण इस वाले पौधे के पास पहुंचेंगे, तो कहने का मतलब परागकण, पॉलन ग्रेन। अब इस वाले पौधे के परागकण जब इस वाले पौधे के पुष्प के पास पहुंचेंगे, तो कोई ना कोई घटक, कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई जो है
सहारा बनेगा, कोई ना कोई कारक बनेगा जो इस पराग कण को, ए वाले पौधे के पराग कणों को बी वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और ये पराग कण जो है, दैट मीन्स ये पॉलिनेशन जो है किसी कीट के द्वारा हो सकता है या हवाओं के द्वारा हो सकता है। कहने का मतलब कोई एजेंट होगा जो उन पराग कणों को जो है उस दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो कहने का मतलब जो हमारा पर परागण होता है इसमें कोई कारक काम करता है, कोई एजेंट काम करता है, यानी पराग कणों को ले जाने का काम करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है इस यहाँ पर ए वाले पौधे के जो पराग कोश से पराग कण, उन पराग कणों को मान लीजिए कीट जो है आए और इस पौधे पर कीट क्या हुए, मान लीजिए इस पौधे पे कीट बैठे और बैठने के बाद इन पर जो है पराग कण चिपक गया। अब ये कीट जो जा करके इस वाले पौधे पे जो है बैठ गए, तो बैठने के बाद जो पराग कण इस पे लगे हुए थे इस वाले पौधे के वर्तिकाग्र पे जा करके जब यह कीट जाकर के जब यहाँ बैठेगा तो ये परागकण इस वर्तिकाग्र में चिपक जाएंगे, अर्थात यहाँ पर परागण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है पर परागण जो होता है, इस पर परागण में जो मीन्स परागकण होते हैं, कोई जो कारक होता है वो परागकणों को ले जाता है और दूसरे पौधे के पुष्प में जो वर्तिकाग्र होता है उसके पास पहुँच जाता है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। बात समझ में आई कि नहीं? तो दूसरे स्टेप में ज़रा ध्यान देना है बेटा। ये पर परागण समझ में आ गया? हाँ, इसमें इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए इस पुष्प का, ये जो एक पुष्प है, इस पुष्प का जो पराग कोश है वो पूरी तरीके से इसका स्फुटन हो चुका है और जो पराग कण हैं वो स्वतंत्र पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। तो इस वाले पुष्प यानी बी वाले पुष्प का परागकण, बी वाले पुष्प का परागकण जो है, बी वाले पुष्प का परागकण जो है ए वाले पुष्प के वर्तिकाग्र के पास भी अगर पहुंचेगा तो इस प्रक्रिया को भी हम पर परागण कहेंगे, अर्थात इस प्रक्रिया को भी पर परागण कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? तो ध्यान देना, कहने का मतलब चाहे इस पुष्प की बात कही जाए और चाहे इस पुष्प की बात कही जाए, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम पर परागण कहते हैं। चाहे ये इस वाले पुष्प का परागकण इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचे, चाहे इस वाले पुष्प का परागकण जो है इस वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंचे, दोनों प्रक्रियाओं को हम पर परागण कहते हैं। इसमें जो कारक, जो एजेंट, जो घटक है वो आप कीट भी हो सकता है, सांप भी हो सकते हैं, भंवरा भी हो सकता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? हम आप लोगों के सामने बात पेश करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, उसका क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है उसका नाम है रैफलेशिया। क्या नाम है? रैफलेशिया। ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो कहने का मतलब रैफलेशिया पुष्प जो है बच्चों, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। ये 40 किलो का पुष्प होता है। तो रैफलेशिया में जो परागण होता है, रैफलेशिया में जो परागण होता है वो हाथी के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाथी के द्वारा होता है क्योंकि बहुत बड़ा फ्लावर होता है, तो जंतु के द्वारा होता है। यानी कि इसमें किसके द्वारा परागण होता है? जंतु के द्वारा। दुनिया का सबसे छोटा पुष्प जो होता है उसका नाम उल्फिया, उसका नाम क्या है? उल्फिया। ये जो है इंडोनेशिया के अमात्रा जंगलों में पाया जाता है। कई बार एक कंपटीशन में पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प और इसमें जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक प्रश्न और कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो मीन्स कमल का फूल होता है, कमल का फूल बहुत सुंदर पुष्प होता है, तो कमल के फूल में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? तो कमल के या किसके द्वारा परागण होता है? तो कमल के फूल में अधिकतर बच्चे जो इसमें टिक करते हैं उसका जो आंसर वो समझते हैं, वो लगाते हैं जल परागण। जल परागण, अर्थात यह जल परागण इसमें नहीं होगा। कहने का मतलब कमल के फूल में जो है भंवरा के द्वारा परागण होता है। तो इस बात को आप याद रखना, उसमें जल परागण आपको नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये हम समझ लिए पर परागण। एक मेथड हमको और एक चीज़ और हमें जानना है, ध्यान दीजिएगा बेटा। पर परागण में यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर परागण होता है कि स्वपरागण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इस तरीके से
एक जो पौधा एक है लेकिन यहाँ पर पुष्प जो हैं दो हैं, एक ही पौधे में दो पुष्प हों और जब इसमें परागण हो तो इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे कि पर परागण कहेंगे। यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ी समस्या होती है। कहने का मतलब पौधा जो है एक और उस पौधे में दो पुष्प हैं और दोनों पुष्पों में जब परागण होता है तो कुल मिलाकर के बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि सर इसमें कैसा परागण होगा, इसमें पर परागण होगा कि इसमें जो है स्वपरागण होगा। तो आइए बेटा ध्यान देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और ये कहीं ना कहीं नीट में भी पूछा गया है, कई बार नीट में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो पर परागण है, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है ये मैंने एक पुष्प बनाया, ये एक जो है पौधा है और इससे ये दो शाखाएं गई हैं। एक पौधा है, इससे दो शाखाएं गई हैं, एक पुष्प ये है और दूसरा पुष्प ये है। तो ध्यान देना, ये जो है हमारा ये वर्तिकाग्र है और ये क्या है, ये परागकोश, अर्थात ये परागकोश है और दूसरा जो है ये वर्तिकाग्र है और दूसरा ये परागकोश। तो ध्यान देना, पौधा एक है अर्थात पौधा जो है एक है और इस पौधे में कितने पुष्प हमको नजर आ रहे हैं, इस पौधे में जो है दो पुष्प हमको नजर आ रहे हैं। अब कहने का मतलब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, ये इस तरीके का जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है और चित्र के माध्यम से समझाया गया, लेकिन बच्चों को ये मैटर समझ में नहीं आता है। पौधा एक है, पौधा जो है प्लांट्स जो है एक है और उस पौधे में दो पुष्प हैं। तो कहने का मतलब अगर इस पुष्प में, यदि इस पुष्प में परागण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्वपरागण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपरागण। लेकिन बच्चों अब इस पुष्प की बात करें, केवल इस पुष्प में अगर परागण हो रहा है तब इसको भी हम बोलेंगे क्या, इस पुष्प के अंदर अगर परागण हो रहा है तो हम इसे स्वपरागण बोलेंगे और केवल इस पुष्प में अगर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो ध्यान देना, अब यहां पर हमको समझना है इस पुष्प का, इस वाले पुष्प का जो परागकोश है, इससे जो परागण आए, इस वाले पुष्प का परागकण जो है जब इस वाले पुष्प के पास आए तो कहने का मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे कि स्वपरागण बोलेंगे। तो आप ये कहेंगे सर इसे तो हम पर परागण कहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पौधा एक है पुष्प दो हैं। अब जब यहाँ से इस वाले पुष्प का परागकण जब इस वाले पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र के पास पहुँचेगा तो इसको बोलेंगे कि भैया कोई कीट है, एक पौधा है, कोई कीट है यहाँ पर बैठा हुआ है, उस कीट में परागकण चिपके फिर वो जो कीट है यहाँ पर आकर यहाँ पर पहुंचा तो उस कीट में जो परागकण चिपके हुए हैं इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र के पास पहुंच गया तो परागण हो गया। यानी कि कोई ना कोई एजेंट काम कर रहा है। तो ये क्रियात्मक ढंग से हमने देखा तो ये क्रियात्मक ढंग से क्या है, पर परागण है। बेसिकली वास्तविकता में इसे हम बोलेंगे पर परागण। लेकिन बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, दो बातें हैं, एक है क्रियात्मक, एक है क्रियात्मक। दूसरा है आनुवांशिक। दूसरा क्या है, आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक। ये क्रियात्मक, दूसरा आनुवंशिक, दैट मीन्स जेनेटिक एंड फंक्शनल। क्रियात्मक तो कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर जो हमारा पर परागण है, इस पर परागण को हमें जानना है। यानी कि इस एक जो है पौधा है, एक पौधे में दो पुष्प हैं और दोनों पुष्पों में अलग, अगर एक पुष्प में हो रहा है, इस वाले केवल पुष्प में हो रहा है तो स्वपरागण होगा। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रियात्मक का मतलब होता क्रिया करने वाला, कोई एजेंट होगा। तो जब इस वाले पुष्प का परागकण जब इस वाले पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो कोई क्रिया करेगा, कोई कारक होगा। तो कहने का मतलब जब क्रियात्मक रूप से जो परागण हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पर परागण। लेकिन बच्चों यदि आनुवांशिकी तरीके से देखा जाए तो इसमें जो परागण हो रहा है उस परागण को हम बोलेंगे
स्वपरागण। कहने का मतलब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है और इस तरीके का प्रश्न जो है नीट में पूछा गया और बच्चों का जो उत्तर होता है, आंसर होता है, अधिकतर परपरागण में होता है। तो याद रखना, वहां पर अगर आपको आनुवांशिक दिख जाए तो आनुवांशिक के लिए आपको बताना पड़ेगा स्वपरागण, स्वपरागण, क्योंकि यहाँ पर पौधा एक है और पुष्प दो हैं और दोनों पुष्प में अगर परागण हो रहा है तो कहने का मतलब ये परपरागण तो होगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से। अगर आनुवांशिक की बात करें तो आनुवांशिक रूप से जो ये परागण इसमें होगा तो कुल मिलाकर के आनुवांशिक रूप से जो परागण होगा वो इसमें कैसा होगा? स्वपरागण। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये अगर हम समझ नहीं पाए तो कहीं ना कहीं हम फेल। तो कहने का मतलब कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देना होगा आपको। फिर से बताना चाहूंगा कि क्रियात्मक रूप से पौधा एक है, पुष्प दो हैं। यदि क्रियात्मक रूप से यहां पर हम देखें, और सुनो, इसको हम बोलते हैं सजात, इस परागण को बोलते हैं सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम गिटेनोगेमी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गिटेनोगेमी। कहने का मतलब एक पौधा है और अलग अलग पुष्प हैं और अलग अलग पुष्पों में जो परागण होता है तो कुल मिलाकर के ऐसे परागण को हम क्रियात्मक रूप से देखते हैं तो वो परपरागण होता है, और आनुवांशिकी रूप से हम देखते हैं तो वह परागण कुल मिलाकर के कैसा परागण माना जाता है बच्चों? वह परागण स्वपरागण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, और एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखना। तो कहने का मतलब यदि बेटा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम आप लोगों के लिए कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।